हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण हीट गेस पेपर से लेकर आ गए हैं। तो सभी प्रश्न याद कर लेंगे सभी छात्र छात्राएं। और एक आवश्यक सूचना कि किसी भी झांसे में ना पड़ें, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर पहुंच चुके हैं यूट्यूब पे जो बोल रहे हैं कि 200 में 400 में मात्र एक महीने में पढ़ाकर मैं 450 480 नंबर तक ले आऊँगा, लेकिन ऐसा झांसा में कभी नहीं पढ़ें। कृपया मेहनत करते रहें, मतलब कि सुने सबकी और करें अपने मन की, क्योंकि मात्र एक महीने में 2 महीने में 450 480 नंबर नहीं आ सकता है जब तक महत्वपूर्ण जो मेहनत नहीं हो पाएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा और क्लास को अटेंड करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि पीएनपी और एनपीएन, क्या पीएनपी और एनपीएन में कौन सा ट्रांजिस्टर सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो बता दूं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी अर्थात कि एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या एनपीएन क्या है, तो अर्धचालक बोला जाता है। तो एनपीएन जो अर्धचालक होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक उपयोगी माना जाता है पीएनपी के अंतर्गत। समझे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है कि एंड गेट, क्या बोल रहा है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए बहुत मैंने देगा एंड गेट देगा, नोट गेट देगा, और गेट देगा या नैंड गेट देगा, तो सभी का बुलियन व्यंजक याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग का पूछ रहा है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। का ए इंटू बी इजकल टू वाई हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो गया। ये हो गया एंड गेट के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नैंड गेट देखते हैं और गेट देखते हैं या एंड गेट भी देख लेते हैं आगे चल के। बाकी चलते हैं आगे। तीसरा में क्या बोल रहा है कि 15 का द्विआधारीय तुल्यांक कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं द्विआधारीय तुल्यांक, तो चलिए इसका हम निकाल कर बताते हैं। ऐसे तो पिछल का वीडियो में बताया हूँ, कितना 25 का बताया हूँ द्विआधारीय संख्या निकाल कर, लेकिन चलिए आज 15 का भी निकाल कर बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, पहले 15 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद 2 से क्या डिवाइड करते चला जाना। क्या 2 से मतलब कि क्या एलसी क्या बोलते हैं उसको, महत्तम बोलते हैं ना, उसी तरह से डिवाइड इसको तोड़ते चला जाना। तो पहले इसको 2 से यहाँ लगा दिया हम इस तरह से। उसके बाद यहाँ कितना से लगेगा, यहाँ तो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, बाकी शेष बच गया 1 बच गया। फिर यहाँ 2 से लगा देंगे तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, बाकी बच गया कितना, 1 शेष बच गया। फिर यहाँ से करना 2 से लगाना है, तो 2 से लगा दें, 2 एकम कितना हो गया 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। बाकी फिर यहाँ कितना से लगेगा, तो फिर लगता है 2 से, 2 का में 2 यहाँ हो गया, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीचे 2 हो गया। बाकी आप तो नहीं लगेगा 2 नहीं, बल्कि यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ नीचे तो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी तो इधर शेष बचा वो कितना बच गया, 1 2 3 4 बच गया इस तरह से। तो यहाँ क्या हो गया 1, कितना है 4 को 1 है ना, तो 1 1 1 1। और द्विआधारीय पूछ रहा, द्विआधारीय तो उसको 2 इस तरह से कर देंगे। तो कहाँ नजर आ रहा है हम लोग का, तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। क्या 1 1 1 मतलब 4 को 1 के होल्ट वाइज के रूप में आ रहा है, वही आगे क्या 15 का द्विआधारीय तुल्यांक का मान आता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बाकी आगे कितना भी दे, 25 देवे, 15 देवे या 35 देवे या 30 देवे, जितना भी दे, इस माध्यम से आप लोग याद कर ले बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड छूट नहीं जाएगा, समझे। लेकिन हम लोग का यहाँ 15 का पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं आगे भी क्या पूछ रहा है सो या नहीं पूछ रहा सो। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा इस प्रकार से बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का जो कारण होता है वो क्या कारण होता है। तो 4 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या होल एवं इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, ट्रांजिस्टर में विद्युत का चालन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या बता रहा है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पी प्रकार एवं क्या पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, कैसा होता है पी प्रकार या एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो किस तरह का होता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या विद्युतीय उदासीन होगा। क्या विद्युत उदासीन हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी चलते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा तबीयत डाउन हो था, जिसके वजह से प्रतिदिन आप लोग का कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तबीयत कुछ ठीक हो चुका है, तो प्रतिदिन अब आप लोग का कंटेंट मिलता रहेगा। बल्कि आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। आगे देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश का रंग मतलब विभक्त होता है या किसके कारण से होता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात का इसकी आवृत्ति के कारण क्या होता है, प्रकाश का कारण होता है किसकी आवृत्ति के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया।
बाकी चलते हैं आगे। आगे बता रहा सातवां क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। मतलब कि अंतः अर्धचालक में जो विद्युत चालन संभव है वो किसके द्वारा या किसके पर चालन मतलब कि संभव है। तो 7 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या उच्च ताप के कारण पर क्या उच्च ताप पर अर्धचालक में विद्युत चालन संभव हो पाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां बोल रहा है कि वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं। क्या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों क्या बोलते हैं उसको तो सौर सेल बोला जाता है। क्या सौर सेल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको सौर सेल कहता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे क्या बार 9 में कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात का कृत्रिम उपग्रह के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। बाकी चलते हैं आगे 10वां क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन बोला कि नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। नोट गेट बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है। क्या जिसका उत्सर्जक क्या होता है तो उभयनिष्ठ होता है मतलब कांस्टेंट होता है उसी को नोट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं हम लोग को कि नोट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है। सो बाकी चलते हैं आगे 11 पे। 11 में क्या बोल रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण क्या जिस कारण से होता है वह है। मतलब कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो किसके कारण से होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष बोला जाता है। इसमें कितने कितने रंग दिखाई देते हैं तो 7 रंगों से विभाजित होता है कौन इंद्रधनुष। लेकिन हम लोग का पूछ रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो किसके कारण से होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बता रहा है 12 में बोल रहा है क्या कि बुलियन बीज गणित में y इजकल टू ए प्लस बी का मतलब क्या होता है। मतलब ये किसका संकेत देता है ना संकेत देता सो नहीं पूछ रहा है कि y इजकल टू ए प्लस बी का जो मतलब होता है वो किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो 12 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात क्या y बराबर है ए तथा बी के। क्या बता रहा है कि y बराबर है ए तथा बी के बराबर है। समझे इसका मतलब क्या समझे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं y इक्वल टू ए प्लस बी वो नहीं होता है। इसका होता है कि y बराबर है ए तथा b के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे बता रहा है आगे 13 में बोल रहा है कि बुलियन बीजगणितीय y इक्वल टू ए इंटू बी का मतलब क्या हो। तो वहाँ क्या बोला कि y पीछे बोला कि y इंटू ए प्लस बी का पूछ रहा था लेकिन आगे पूछ रहा कि y इक्वल टू ए इंटू बी का मतलब क्या होता है। तो 13 का राइट आंसर होगा तो ऑप्शन बी अर्थात क्या y बराबर ए तथा बी के ये भी वही वाला हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 पे क्या बोला थोड़ा सा छोड़ा कहते हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। बोल रहा कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध क्या होता है। मतलब कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो गया तो वो भी उसके साथ क्या होगा उल्टा हो जाता है। मतलब कि वो घटता है। क्या होता है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस होता है वो घटता चला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। अर्धचालकों में अपघाटियों को डालने से क्या उत्पन्न होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या उनकी चालकता बढ़ जाता है। क्या अर्धचालक में अपघट्य द्रव्य क्या अपद्रव्यों को डालने से उनकी जो चालकता होता है वो इंक्रीज कर जाता है मतलब कि बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं आगे क्या बोला 16 पे। 16 में बता रहा कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है किसके भांति व्यवहार करता है। तो 16 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात क्या एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है अर्धचालक का परम शून्य ताप पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बता रहा है 17 पे। 17 में बोला दोस्तों कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु कौन है। क्या एन प्रकार का क्या अर्धचालक बनाने में शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु कौन मिलाया जाता है। फास्फोरस मिलाया जाता है बोरॉन मिलाया जाता है या एंटीमनी मिलाया जाता है या एल्यूमिनियम मिलाया जाता है या बिस्मथ मिलाया जाता है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात का एंटीमनी उसमें अशुद्ध परमाणु मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। आगे बता रहा क्या कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है। क्यों देखिए पीछे हम लोग का पता था कि कौन है श्रेष्ठ तो एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है लेकिन क्यों है भाई
क्योंकि है क्यों? क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, क्या इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो अधिक होता है, इसलिए क्या है एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे 19 में बोला क्या कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो डोपिंग कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया, डोपिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं 20 पे। 20 बोला कि डायोड को कहा जाता है, मतलब डायोड को अन्य नाम क्या है? मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो डायोड को पर्यायवाची रूप में और क्या कहा जाएगा? पर्यायवाची शब्द के रूप में। तो 20 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात का फ्लेमिंग बाल्ब बोला जाएगा। क्या डायोड को फ्लेमिंग बाल्ब बोला जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 पे। 21 में क्या बोल रहा है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बोल रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो गया? मतलब क्या है, ये T1 के है और इस साइड क्या है T2 के है, और इसमें गर्म नहीं बोल रहा है बल्कि ठंडा करने के लिए बोल रहा है, तो इसको जो प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? तो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि ठंडा किया जा रहा है ना, इसलिए उसका जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगा। बाकी चलते हैं आगे। आगे बोला 22 पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है? आवेश के द्वारा या विभवांतर के द्वारा या धारा के द्वारा या ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है? तो आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। 22 का इसको HW में हम छोड़ दे रहे हैं। क्या 22 का HW में छोड़ रहे हैं, और पिछल का जो HW दिए थे बहुत अच्छे से आप लोग डिसिप्लिन किए और अच्छे से आंसर दिए हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। आगे 22 का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। इसका क्या, तो आप लोग इसको कमेंट में छाप दीजिएगा 22 का 22 इस तरह से लिख कर, और जो आपका राइट लगे ABCD, ताकि हम समझ जाएंगे कि आपका जो HW दिया गया था उसको आप लोग पूरा कर चुके हैं। बाकी चलते हैं आगे 23 पे। 23 में बोल के लेजर की प्रक्रिया के लिए जरूरी, क्या लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? संख्या परिवर्तन जरूरी है या उच्च ताप जरूरी है या निम्न ताप या अर्धचालक? तो 23 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए था, तो संख्या परिवर्तन राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे बोला 24 पे बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसलेशन में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? किसमें ट्रांसलेशन में क्या बोल के तरंगदैर्घ्य जो सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम हो जाएगा? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन क्या, डी मेथड। क्या n=2 और n=2 का 1 मतलब कि 2 से क्या 1 के बीच जो होता है जो तरंगदैर्घ्य क्या होता है सबसे न्यूनतम माना जाता है। बाकी चलते हैं आगे 25 पे। 25 में बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ता? क्या बोल रहा है? अवरक्त भाग में नहीं पड़ता, सो पूछ रहा है। तो कौन नहीं पड़ता है? हम्फी श्रेणी या फुंड श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी या लाइमन श्रेणी? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए का हम्फी श्रेणी। उसका श्रेणी में कौन है? अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। 26 पे बोला कि बीटा किरणों विक्षेपित होती है, मतलब बीटा किरणें विक्षेपित होती है कौन सा क्षेत्र में विक्षेपित किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या केवल चुंबकीय क्षेत्र में या केवल विद्युतीय क्षेत्र में या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में? तो 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या कि बीटा किरणें विक्षेपित होता है किसका? चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। और देखिए अब एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है, इसलिए आप लोग इंतज़ार नहीं बल्कि कोशिश करिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए कि किसी तरह से टॉप 10 में नाम आ सके। आगे चलते हैं 27 में। 27 में बोला दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में क्या पड़ती है? कौन सा श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है? लाइमन श्रेणी होगा या बामा श्रेणी होगा या पास्चन श्रेणी होगा या ब्रैकेट श्रेणी होगा? इसको आप लोग सब्जेक्टिव में क्या, इसको आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़ चुके होंगे, समझे? लाइमन श्रेणी, पास्चन श्रेणी, मिबामा श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, सब इसको आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़ चुके होंगे, तो ऑब्जेक्टिव मारने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए बता दीजिए कि 27 का राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया, बामर श्रेणी हो जाएगा क्या दृश्य भाग में पड़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते 28 पे।
28 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था? रदरफोर्ड ने किया था, बोर ने किया था, डाल्टन ने किया था या प्लांक ने किया था? तो 28 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात किसने? तो प्लांक नियतांक आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले क्वांटम सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया था वो प्लांक नियतांक ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 29 में। 29 में बोल रहा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य इसके फोटोन की तरंगदैर्घ्य के होती है, मतलब यहाँ डाउट दिया गया है उसके तरंगदैर्घ्य के क्या होती है? बराबर होती है, विपरीत होती है, या कभी बराबर कभी विपरीत होता है, या शून्य होता है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात क्या उसके क्या फोटोन की तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 30 पे 30वां क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तब होती है जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होता है? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगा तब उसमें उत्सर्जित होता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या देहली आवृत्ति से अधिक होता है। क्या देहली आवृत्ति से अधिक होता है तब उसमें क्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। आगे बस समाप्त हो गया। मात्र 30 ही क्यों लेकर आए थे क्योंकि थोड़ा सा तबियत डाउन है जिसके वजह से क्लास अभी सही से नहीं हो पा रहा है। तो आगे चलते हैं बस। थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।